सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से मैं उमा शंकर मिश्र। आज हम आपको फिफ्थ पार्ट में एसेक्युलर प्रोडक्शन बताएंगे। तो आज का टॉपिक है एसेक्युलर रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है क्या? बिना निषेचन के होने वाले जनन की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की इस प्रक्रिया में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। बिना युग्मकों के ही इसमें नए प्लांट बन जाते हैं। तो बिना निषेचन के वंशवृद्धि बढ़ने की क्रिया को बनाने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा बने जो जीव होते हैं उनमें जनक के समान ही जीन होंगे, उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितना जनक में होगा, और जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आकार के रूप में भी एक दूसरे के समान होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्लोन है ये, क्योंकि बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल एंड जीनोलॉजिकल दोनों सेम होते हैं। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की विधियां अलैंगिक जनन की विधियां अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। पहले हम आपको विधियां बता रहे हैं। पहले है बाइनरी फिशन, इसे द्विविभाजन कहते हैं। बहुखंडन भी कहा जाता है। दूसरा है स्पोर्लेशन, स्पोर्लेशन इसे कहते हैं बीजाणु जनन की प्रक्रिया। तीसरा है बडिंग, इसे कहा जाता है कुकुलन। चौथा है बड फॉर्मेशन, कलिका बनना। बाइगेम्यूल भी कहा जाता है इसे, कलिका बनना। पांचवा है विखंडन,
या बहुखंडन। तो ये बिना निषेचन की होने वाली प्रक्रियाएं जिसमें एक ही पेरेंट भाग लेता है, ये 5 प्रकार की होती हैं। बाइनरी फिशन द्विविभाजन, स्पोर्लेशन बीजाणुजनन, बडिंग या मुकुलन, बड फॉर्मेशन या कलिका बनना। अब हम आपको एक एक के बारे में बताएंगे। इससे पहले है बाइनरी फिशन द्विविभाजन। नाम से स्पष्ट है, बाई मीन्स 2 होता है, द्वि माने 2 होता है, विभाजन मीन्स होता है बंटना। तो इसमें ऑर्गेनिक जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, बन जाता है, और दोनों ऑर्गेनिक बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। तो ये यूनिसेलुलर जीव में होता है, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, इनमें होता है। तो इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी केंद्रक विभाजन होगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा और एक ही ऑर्गेनिज से 2 ऑर्गेनिज बन जाते हैं, यानी 2 ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाती हैं, 2 संतानें बन जाती हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं फिगर के माध्यम से। यह चित्र आप देख रहे हैं, ये बाइनरी फिशन का है, द्विविभाजन का है, यूग्लिना में दिखाया गया है। यहाँ पर यूग्लिना पहले एक यह है यूग्लिना, एक फ्लैजला बना है, फिर 2 फ्लैजला, फिर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल जो है इसमें विभाजित होता चला गया है, और इसमें 1 2 3 4 पहले में देखेंगे ये सिंगल था, दूसरे में इसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है, डिसअपीयर हो गया है, यानी वही कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया चल रही है। फिर तीसरे में जिसमें 2 बने हुए हैं, इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनने लगते हैं। तीसरे में चौथे में देखिए इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर आप देखेंगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना हुआ है। फिर यह विभाजित होकर के ये 2 इसमें यूग्लिना बन जाते हैं। इस प्रकार का जो डिवीजन होता है, क्योंकि लंबा हो रहा है, लंबाई में हो रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल यानी बाइनरी फिशन का ये प्रकार है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, लंब विभाजन इसमें हुआ है। और इसी में देखिए आगे है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन है ईस्ट में। ईस्ट जो है ये किनारे किनारे बटा हुआ है। ये ईस्ट में देखिए एक सेल है, एक सेल, फिर एक से 2 सेलें बन रही हैं, दोनों सेल अलग हो जा रही हैं, दोनों कोशिकाएं अलग हो जा रही हैं। ये ईस्ट भी यूनिसेलुलर है। ये कवक होता है, ये भी ईस्ट, जिससे ब्रेड बनाए जाते हैं सड़ा करके। तो ये ट्रांसवर्स, ये विभाजन जो है ये बीच से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस प्रकार से, यानी लंबाई में हो रहा है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का विभाजन हो रहा है। यहाँ देखिए पट बन गया है, ये 2 बन गए, ऑफस्प्रिंग बन गए हैं इसमें। तो इस प्रकार का विभाजन जब होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहलाता है, यानी अनुप्रस्थ द्विविभाजन है ये। तो इस प्रकार से इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। अगला है स्पोर्लेशन। स्पोर्लेशन का मतलब है बीजाणुजनन, यानी इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये है प्लांट के अगले भाग में स्पोर बन जाते हैं, और स्पोर जो है निकल करके
अलग प्लांट को जन्म देते हैं। ये स्पोर जो हैं वो एक शैवाल और कवक में होते हैं, स्पोर बनते हैं। ये उसके आगे भाग में बनते हैं, एपिकल रीजन में बनते हैं प्लांट के। यहाँ आपको जैसे उसमें स्पोर कई प्रकार के बनते हैं। इसमें स्पोर्स में ये हो सकता है वो जू स्पोर्स हो या चल बीजाणु बना हो या पेनोस्पोर हो, यानी अचल बीजाणु हो, यानी इस बीजाणु में हो सकता है वो जू स्पोर हो, फिर हो सकता है वो एप्लेनोस्पोर हो, यानी कुछ में जू स्पोर बनता है, एप्लेनोस्पोर भी बनते हैं, एकाइड भी बनता है। इसमें हिप्नोस्पोर भी बनता है, यानी हिप्नोस्पोर भी बनते हैं। और पामेला स्टेज भी होती है इसमें। पामेला स्टेज, तो ये विधियां हो सकती हैं, यानी अचल बीजाणु चल बीजाणु बन सकते हैं। ये चल बीजाणु होते हैं, पैलेटेड होते हैं, और अचल बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु द्वारा एकाइनीड बनते हैं, हिप्नोस्पोर बनते हैं, और इसके पामेला स्टेज होती है, जिसमें म्यूसिलेज के अंदर सब गिरा होता है। जो स्पोर होते हैं म्यूसिलेजिनस होते हैं। तो ये सब अनुकूल परिस्थितियों में पौधों को बचाने का कार्य करते हैं। हम आपको अब इसमें सब ये जो बीजाणु बनते हैं, इनकी दीवारें जो है पतली भी हो सकती हैं, थिक वॉल भी हो सकती है, और थिन वॉल भी हो सकती है, थिक वॉल भी हो सकती है। यानी दीवारें मोटी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। आप दूसरी प्रकार से कह सकते हैं स्पोर्लेशन की कई विधियां होती हैं। जूस्पोर द्वारा, बाई एप्लोनोस्पोर, बाई एकाइनीड, बाई हिप्नोस्पोर, बाई पामेला स्टेज, यानी इन सब विधियों द्वारा ये जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं। और ये सब पौधों के अग्र भाग में बनते हैं, बीच बीच में भी बन जाते हैं। कुछ वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, कुछ जर्मेटिव सेल हो जाती हैं, उसी में जिससे ये जन्म होता है। इसमें मेल और फीमेल प्लांट की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही प्लांट में होने वाली प्रक्रियाएं हैं ये सब। तो हम आपको दिखा रहे हैं पहले इसमें, ये देखिए स्पोर्लेशन में यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ये एप्लोनोस्पोर बने हुए हैं गोलाकार। इस सेल में गोलाकार ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ये देखिए ये गोलाकार हैं, ये थिन वाल हैं, यानी इसमें पतली पतली भित्तियाँ होती हैं और कोशिका के अंदर तमाम ये बन जाते हैं। और ये तो प्रतिकूल परिस्थिति में बना हुआ, अनुकूल परिस्थिति में ये सब, यानी अनुकूल परिस्थिति जब सूखा पड़ेगा तो प्रतिकूल परिस्थिति हो गई शैवाल के लिए, कवक के लिए। और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, बरसात के महीने आएंगे, तो ये ब्रस्ट कर जाएगा, इसमें से ये जर्मिनेट करेगा और तमाम इसके ऑर्गेनिक बन जाएंगे। तो ये सब बने हैं, स्पोर हैं इसमें। बाय हिप्नोस्पोर, ये सिंगल बनते हैं हिप्नोस्पोर, एक एक कोशिका में एक एक बनते हैं। और एप्लोनोस्पोर तो कई बनते हैं, जूस्पोर कई बनते हैं। ये हिप्नोस्पोर जो है थिक वाल होती है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं और अनुकूल परिस्थिति के आने पर ये भी नए प्लांट को जन्म देती हैं। बाइकाइनिड्स, ये बीच बीच में मोटी भित्तियों वाले होते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये एकाइनिड्स हैं, एकाइनिड ये बना हुआ है।
इसमें सब यूरोथ्रिक्स में बने हुए हैं। ये यूरोथ्रिक्स में दिखाया गया है आपको। यूरोथ्रिक्स जो है वो लंबा होता है। यहाँ ये मल्टीसेलुलर है, वो यूनिसेलुलर में हुआ था। बाई एकाइनिट्स, इसमें ये एकाइनिट्स बन गया। ये पामेला स्टेज है, यानी उसमें म्यूफिलेज होता है, उसमें तमाम स्पोर बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ये स्पोर बने हुए हैं। ये सब ये इसमें म्यूफिलेजिनस है पदार्थ, उसी में सब बंद थे। अनुकूल परिस्थिति में ये सब बाहर आ रहे हैं। ये कोनिडिया है, ये भी जिस पर बनता है जिसे कोनिडियोफोर कहा जाता है। ये देखिए, ये कोनिडियोफोर है पूरा। ये कहलाएगा प्लांट कोनिडियोफोर, यानी जिस शाखा पर, जिस ब्रांच पर कोनिडिया बनेगा वो कोनिडियोफोर कहलाएगा। और इसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसे कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया अलग होकर के नया प्लांट बना लेते हैं। इस प्रकार से इसकी कई विधियां हैं। जो स्पोर बनेगा उसमें फ्लैजेला होगा, सिलिया होगा, जिनकी सहायता से वो चलते हैं। अगली विधि है बडिंग या मुकुलन कहा जाता है। मुकुल इसमें आउटडोर्स निकलती है, वहाँ से नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, इसमें आउटडोर्स निकली हुई हैं। ये यीस्ट है। तो यूनिसेलुलर कोशिकाओं में होता है, मल्टीसेलुलर में भी होता है। बड निकलते हैं, जैसे हाइड्रा जो है वो मल्टीसेलुलर है, उसमें भी बड निकलती है, कलिका निकलती है। और वो कलिका जो है और बड़ी हो जाती है, उसमें माइटोसिस, ध्यान दीजिएगा, इसमें सब में माइटोसिस की प्रक्रियाएं हो रही हैं। इसमें भी माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। पहले छोटा आउटग्रोथ बनेगा। आउटग्रोथ में होता है अतिवृद्धि कहा जाता है इसे, या अतिरिक्त वृद्धि है। ये देखिए, ये है बाई बडिंग। ईस्ट में दिखाया गया है, एक कोशिकीय होता है ये ईस्ट। इसमें ये देखिए, ये बड निकली हुई है। ये आउटग्रोथ है, अतिवृद्धि जिसे कहा जाता है। तो अब इसमें पहले आउटग्रोथ बना, फिर इसमें जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के द्वारा दो भागों में बढ़ जाएगा। और एक केंद्रक, अब दो केंद्रक बन जाएंगे, एक केंद्रक इसमें चला आएगा। इस प्रकार से ये अलग हो जाएंगे तो दो बन जाएगा। मान लीजिए ये सब अलग नहीं होते हैं, ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं इसकी ईस्ट की, तो एक जाल संरचना बनाते हैं, जिसे देखिए मैंने लिखा है इसमें स्यूडोमाइसीलियम कहलाता है। यदि अलग हो जाएंगे तो ईस्ट है, लेकिन ये ईस्ट का स्यूडोमाइसीलियम है, यानी झूठा कवक जाल कहलाएगा। माइसीलियम जो है कवक जाल कहते हैं इसको हिंदी में। तो स्यूडो मीन्स होता है झूठा, तो झूठा जाल बना हुआ है, वास्तविक जाल नहीं है ये। तो इस प्रकार से ये भी एक कोशिकीय जीवों में हो रहा है। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, पहले आउटग्रोथ बनेगी, फिर केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक चला जाएगा आउटग्रोथ वाले भाग में, आउटग्रोथ वाला भाग जो है वो कट कर अलग हो जाएगा, वो नया ईस्ट बना लेगा। नहीं बना लेंगे तो इस प्रकार की संरचनाएं बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपस में, तो एक जाल बन जाएगा। इस प्रकार से इसे स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। अगली विधि है फ्रैगमेंटेशन या बहुखंडन, नाम से स्पष्ट है। इसमें जो ऑर्गेनिक होता है उसके बहुत से खंड हो जाते हैं, बहु मने बहुत से, खंडन मने खंड। अर्थात इसमें जो ऑर्गेनिक की बॉडी है वो दो पार्ट या उससे अधिक पार्टों में बढ़ जाएगा, और प्रत्येक पार्ट जो है वो वृद्धि करके नए पौधे को या नए प्लांट को, जो भी नया ऑर्गेनिज्म होगा उसको जन्म देगा। इसी प्रकार की विधियाँ जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है उसमें टेपवर्म पढ़ा है। टेपवर्म को खंड खंड काट दीजिए, प्रत्येक खंड अलग कर दीजिए, प्रत्येक खंड से, प्रत्येक पीस से एक एक टेपवर्म बन जाएगा। आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में। और जो स्टारफिश होती है उसको भी आप काट दीजिए, वो भी जितने भी खंड बनाएंगे सब में स्टारफिश बन जाएगा। इसी प्रकार से स्पायरोगाइरा जो है वो
स्पायरोगायरा में आप खंड खंड कर दीजिए, उसकी बाड़ी यानी टूट जाती है, प्रत्येक पीस से एक एक जो है वो स्पायरोगायरा बन जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन में ऐसी विधि है जिसमें ऑर्गेनिज की बॉडी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है। यहाँ देखिए ये आपको स्पायरोगायरा दिखाया गया है। इसमें फीता के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए फीते के आकार का ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो बना है ये भी क्लोरोप्लास्ट है। तो सब में अपना अपना क्लोरोप्लास्ट होता है प्रत्येक कोशिका में। और ये जो है अनुकूल परिस्थिति में ये अलग हो जाते हैं, टूट करके ये अलग अलग पौधे को जन्म देते हैं, अलग अलग स्पायरोगायरा बन जाते हैं। इस प्रकार से फ्रैगमेंटेशन में उसकी जन्म की प्रक्रिया होती है। अब इससे लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज ऑफ asexual reproduction। एडवांटेज ऑफ asexual reproduction, अलैंगिक जनन से लाभ क्या है? अलैंगिक जनन से लाभ, एक तो इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं है, गैमीट बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेल और फीमेल प्लांट की आवश्यकता नहीं है, 2 पौधों की आवश्यकता नहीं है, और न तो युग्मक निर्माण की आवश्यकता है। एक ही पैरेंट में एक ही जनक से ये हो जाता है। और दूसरी चीज ये सब डिफरेंट होता है, यानी इसमें से बनना है। और ये सबसे बड़ा काम करता है कि चूंकि शैवाल और कवक में होता है, जब ड्राई सीजन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तब चूंकि इनको भी जल की आवश्यकता होती है तो जल का अभाव हो जाता है, जिससे ये सूखते नहीं हैं। इनमें स्ट्रक्चर जो बनते हैं ये सब ये इनको प्रोटेक्शन करने का कार्य करते हैं। श्वास में जन्म की प्रक्रिया भी होती है। और इनका जो जीनोटाइप है वो भी नहीं बदलता है, उसी उतने ही रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ asexual reproduction। अलैंगिक जनन से हानि क्या है? क्योंकि इसमें गैमीट बनते नहीं हैं, युग्मक बनते नहीं हैं, और मेल और फीमेल भाग नहीं लेते हैं। इसलिए जब जीनोटाइप नहीं बदलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नई स्पीशीज का विकास नहीं होगा। और साथ में क्योंकि इस प्रकार की कंटिन्यूटी से, अलैंगिक जनन की कंटिन्यूटी से जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वीक होता चला जाएगा, वीक होंगे। ये इनके डिसएडवांटेज है। और जैव विकास में भी इनका कोई महत्व नहीं है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही।